Bismillahirrahmanirrahim. Our next unit is enzyme. So, first of all, let's talk about metabolism. What is metabolism? Metabolism is about sum of all chemical reactions which are occurring in living organism. Reaction occurring in living organism. होता ये बेटे कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ऑल द टाइम क्या चलते रहते हैं, कुछ केमिकल्स रिएक्शन चलते रहते हैं। उन्हीं रिएक्शन की वजह से वो जानदार ज़िंदा होते हैं, उनकी लाइफ के प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। तो उस सब कलेक्टिवली उस सब प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म, यानी तोड़ फोड़ के जो रिएक्शंस होते हैं। अब ये जो सारे रिएक्शंस होते हैं बेटे ये दो तरह के होते हैं, आपने पढ़ा होगा। इनको कैटाबॉलिज्म भी कहते हैं एंड सेकेंड इज़ anabolism. Catabolism is a process in which large molecules are broken down into smaller molecules, while in anabolism, smaller molecules are joined together to make large molecules. So, this process is known as metabolism. अब होता ही है बेटे कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं इनको जल्दी इनको स्पीड अप करने के लिए हमें कुछ मैजिकल थिंग्स चाहिए होती हैं, उनको आप क्या कहते हैं? एंजाइम। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल के हमने इस्लामाबाद से मरी जाना है, ठीक है, तो एक तरीका ये है कि हम बाय वॉक चले जाएं। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद से मरी बाय वॉक जाते हैं और हमें लग जाते हैं 10 आवर्स। ठीक है क्या? अब एक और हमारे पास वे ये है कि हम इस्लामाबाद से मरी जाएं लेकिन हम विद द हेल्प ऑफ कार जाएं। ठीक है, व्हीकल की मदद से जाएं। तो जब हम कार की मदद से जाते हैं तो हम 1 आवर में पहुंच जाते हैं। तो अगर आप गौर करें तो पहले केस में जिसमें बग़ैर किसी हेल्प के हम जा रहे थे तो हमें 10 घंटे लग रहे थे, और जब हम हेल्प एक मटीरियल के ज़रिए हम एक व्हीकल के ज़रिए जा रहे हैं तो हमें 1 आवर लग रहा है। तो इसी तरीके से एक रिएक्शन है जिसमें दो चीज़ें हैं, एक है ए और एक है बी। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ए बी। और ये रिएक्शन होने में फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कितने टाइम लगा रहा था? 10 आवर्स। लेकिन जैसे ही हम इसमें एंजाइम डाल देते हैं तो ये जो रिएक्शन है ये 1 आवर में क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो एंजाइम के बारे में कहा जाता है कि इट इज़ अ बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट का मतलब होता है कि ऐसा मॉलिक्यूल जो लिविंग, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। कैटलिस्ट उस चीज़ को कहते हैं जो किसी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ कर दें। सेकंड, इसका पर्पस है स्पीड अप करना केमिकल रिएक्शन को। थर्ड है कि ये कंज्यूम नहीं होता। जैसे एक सोप होता है ना, साबुन होता है, उसको हम यूज़ करते हैं तो एक टाइम के बाद वो जो सोप बार होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक चेयर है और उसको हम यूज़ करते हैं, उसके ऊपर हम बैठते हैं हम उसको यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम 5 दफ़ा बैठेंगे तो उसके बाद चेयर ख़त्म हो जाएगी। नो, इस तरीके से एंजाइम जो है जब ये किसी रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं तो वो कभी भी कंज्यूम नहीं होते। और सेल के अंदर ये किस फॉर्म में होते हैं? कोलाइड फॉर्म में मौजूद होते हैं, यानी उसके अंदर सॉलेबल नहीं होते। ठीक है, प्रॉपर मिक्स नहीं होते। और सम टाइम दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड सम टाइम दे आर मेड अप ऑफ RNA। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? ये हमारे पास क्या है? एंजाइम है। अब एंजाइम का स्ट्रक्चर अगर हमने पढ़ना है तो स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। आपको पता होना चाहिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। फर्स्ट वन इज़ ग्लोबुलर प्रोटीन एंड सेकेंड वन इज़ फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर जिनकी स्फेरिकल फॉर्म होती है और जो फाइब्रस होती हैं दे आर थ्रेड लाइक। सेकेंड हमारे पास क्या है? पॉलीपेप्टाइड। ज़ाहिर है एंजाइम जो है वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं एंड प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड। पॉली मीन मैनी, पेप्टाइड्स मीन प्रोटीन्स के अंदर जो बॉन्ड होते हैं अमाइनो एसिड के दरमियान। अब एक और चीज़ जो आपके लिए न्यू है वो क्या है? राइबोजाइम। अभी मैंने आपको बताया है या तो हमारे पास क्या होता है, ओके जैसे आपको पता है कि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, पहली बात मैंने आपको बताई थी, या तो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं या RNA से। जब हमारे पास एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ RNA, जब ये RNA से मिलकर बने होते हैं तो उनको आप क्या कहते हैं? राइबोजाइम्स। क्या कहते हैं? राइबोजाइम्स। और दे आर फाउंड इन, ये किस ऑर्गेनेली के अंदर पाए जाते हैं? राइबोसोम्स के अंदर। ये RNA होते हैं, मेड अप ऑफ RNA होते हैं और ये राइबोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं। अब आपके लिए एक एग्जांपल है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। एंजाइम है जो कि लीनियर होता है, बिल्कुल सीधी चेन्स बनाता है और इसका काम क्या होता है? क्या बनाता है? अमाइनो एसिड के दरमियान। फॉर एग्जांपल ये एक अमाइनो एसिड है और ये एक अमाइनो एसिड है, तो इनके दरमियान बॉन्ड बनाता है। इस बॉन्ड को आप क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड।
ओके जी, अब हम बात करते हैं एंजाइम के स्ट्रक्चर की। हमने इसके कुछ कैरेक्टर्स पढ़ लिए। अब फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पर एक सिंपल सा एंजाइम ड्रॉ करती हूँ। बेटे ये मैं कहती हूँ, ये क्या है, ई फॉर एंजाइम। एंजाइम के ऊपर एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है जिसको आप क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। जैसे अगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये वाली जो पार्ट है ना, ये क्या है हमारे पास, एक्टिव साइट। अब होता ही है बेटे कि एक्टिव साइट वो चीज़ होती है, वो पार्ट होता है एंजाइम का जहाँ पर हमारे पास कौन सा एक मॉलिक्यूल बाइंड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये जो चीज़ इसके साथ आके बाइंड हो रही है रेड कलर से जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये हमारे पास क्या है बेटे, सबस्ट्रेट। एक्चुअली होता ये है कि एक मॉलिक्यूल का नाम एंजाइम होता है और एक का नाम क्या होता है, सबस्ट्रेट। ये आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं तो ये क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोडक्ट में, पी फॉर प्रोडक्ट, और खुद यहाँ से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो एक्टिव साइट वो जगह है एंजाइम की जहाँ पे कौन बाइंड होता है, सबस्ट्रेट। ये क्लेफ्ट लाइक होता है, ग्रूव लाइक होता है, और इसके बारे में कहा जाता है इट इज़ वेरी स्पेसिफिक। दूसरा इस पर चार्ज बेरिंग, यानी इस पर चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं। 3D कैविटी है, कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, और ये वो जगह है जहाँ पर क्या बाइंड होता है, यहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड होता है, और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो आपको होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि एक्टिव साइट इज़ वेरी स्पेसिफिक, इट इज़ चार्ज बेरिंग, इट इज़ 3D कैविटी, एंड इट इज़ अ प्लेस वेयर एन सबस्ट्रेट बाइंड विद एंजाइम। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ रीजन्स। ये जो हमारे पास एक्टिव साइट है बेटे, इसके दो रीजन्स होते हैं, इसके दो पोर्शंस होते हैं। एक को कैटालिटिक साइट कहते हैं, दूसरे को बाइंडिंग साइट कहते हैं। अब बाइंडिंग साइट आपको नाम से पता चल रहा है कि एक्टिव साइट की वो साइट जो हेल्प करती है एंजाइम को किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। देखें, सबसे पहली बात यह है कि ये एक एंजाइम और सामने सबस्ट्रेट आया, तो एंजाइम पहले उसको देखेगा कि क्या ये मेरा सबस्ट्रेट है या नहीं है। अगर वो उसका सबस्ट्रेट होगा तो वो बाइंड होगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास बाइंडिंग साइट होती है उसका काम क्या होता है, जो बाइंडिंग साइट होती है उसका काम होता है रिकग्निशन। तो रिकग्निशन का मतलब होता है पहचान करना। बाइंडिंग साइट पहले पहचान करती है किस चीज़ की, सबस्ट्रेट की। सबसे पहले वह सबस्ट्रेट को पहचानेगा और पहचानने के बाद उसको अपने साथ क्या कर लेगा, बाइंड करा लेगा। तो बाइंडिंग साइट के दो काम है, नंबर 1 रिकग्निशन ऑफ सबस्ट्रेट, नंबर 2 बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। बाइंडिंग विद सबस्ट्रेट यानी कि ये सबस्ट्रेट को अपने साथ ये बाइंड करा देता है। तो ये दोनों आपस में जुड़ चुके हैं। जब ये जुड़ जाते हैं तो फिर किसका काम शुरू हो जाता है, कैटालिटिक साइट का। कैटालिटिक साइट का काम ये होता है कि जो सबस्ट्रेट है उसको किस में कन्वर्ट कर देना, प्रोडक्ट में। यानी एंजाइम का जो पर्पस है, यानी स्पीड अप कर देना रिएक्शन को, वो कौन करता है, कैटालिटिक साइट। तो हमने एंजाइम के स्ट्रक्चर में पहला पार्ट पढ़ा एक्टिव साइट, और हमने कहा कि एक्टिव साइट के दो रीजन्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कैटालिटिक साइट एंड सेकेंड वन इज़ बाइंडिंग साइट। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जिसको हम आगे भी जाके डिटेल में पढ़ेंगे, कोफैक्टर। होता ये है कि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि सोलो परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, सोलो का मतलब ये है कि वो खुद ही परफॉर्म करते हैं, दे डोंट नीड एनी हेल्पर। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको साथ में किसकी चाहिए, ज़रूरत होती है, हेल्पर की ज़रूरत होती है। वो जो हेल्पर होता है एक्चुअली वो कौन होता है, कोफैक्टर होते हैं। और एक बात आपने याद रखनी है कि इट इज़ ऑलवेज नॉन प्रोटीन। अब एंजाइम खुद किससे मिलकर बने हैं बेटे, प्रोटीन से। लेकिन जो हमारे पास कोफैक्टर है वो कभी भी प्रोटीन नहीं होगा। और इसका काम क्या होगा, इसका काम ये होगा कि एंजाइम की क्या की जाए, हेल्प की जाए। इसी बेस पे अगर आप देखें तो आप ऑब्जर्व करेंगे देयर आर 2 टाइप ऑफ एंजाइम। फर्स्ट वन इज़ होलो एंजाइम, सेकेंड वन इज़ एपो एंजाइम। होलो एंजाइम उस एंजाइम को कहते हैं जिसके साथ कोफैक्टर अटैच होता है, यानी ऐसे एंजाइम जो एक्टिव हैं, यानी कि जो काम कर रहे हैं, उनको आप कहते हैं वो कौन से एंजाइम हैं, होलो एंजाइम हैं। जबकि एपो एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जिसके साथ कोफैक्टर अवेलेबल नहीं होता, यानी वो इनएक्टिव होता है, यानी वो काम नहीं कर पा रहा होता है, यानी वो वर्किंग नहीं कर पाता। तो उसको आप क्या कहते हैं, ये क्या है हमारे पास, एपो एंजाइम है। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, होलो एंजाइम कौन सा एंजाइम होता है, वो एंजाइम जिसके साथ कोफैक्टर अटैच है जो कि एक्टिव है। और एपो एंजाइम वो होता है जिसके साथ कोफैक्टर अवेलेबल नहीं होता और ये इनएक्टिव है। चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा। आपको पता है हमारे स्टमक के अंदर एक एंजाइम रिलीज़ होता है जिसको हम कहते हैं पेप्सिनोजेन। ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है।
अब ये जो पेप्सिनोजन है ना, ये क्या है, हमारे पास एपो एंजाइम है, यानी इनएक्टिव है। ये जब तक हमारे स्टमक के अंदर पड़ा रहेगा ये कभी भी काम नहीं कर सकता। लेकिन जब इसके साथ, इस पेप्सिनोजन के साथ कौन आके लग जाता है, हमारे पास कोफैक्टर, तो ये पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में। और अब जो पेप्सिन है ये वर्क कर सकता है, और ये पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन, ये किसको तोड़ना शुरू कर देता है, प्रोटीन को। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि दो तरह के एंजाइम होते हैं, होलो एंजाइम एंड एपो एंजाइम। ओके जी, अब हम देखते हैं कि एंजाइम बनते कैसे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ एंजाइम फॉर्म। अगर हम देखें तो सबसे पहली बात हमें पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये किससे बनते हैं, डीएनए से। ज़रा गौर कीजिएगा, ये हमारे पास जेनेटिक मटेरियल जिसे कहते हैं डीएनए। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। और आरएनए से फिर हमारे पास क्या बन जाती हैं, प्रोटीन। एंड एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये लिविंग सेल्स के अंदर बनते हैं, और आजकल जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से भी हम एंजाइम्स को बना सकते हैं। ओके जी, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कोफैक्टर्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर हेल्पर ऑफ एंजाइम, और ये क्या होते हैं, नॉन प्रोटीन इन नेचर होते हैं। अब कोफैक्टर दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इज़ इनऑर्गेनिक, सेकंड इज़ ऑर्गेनिक। आपको पता है इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन साथ में नहीं होते, ऑर्गेनिक वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन साथ में पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक जो कोफैक्टर्स होते हैं उसमें मेटालिक आयंस आ जाते हैं, जैसे आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, और ये डिटैचेबल होते हैं। डिटैचेबल का मतलब होता है ये क्या कोफैक्टर एंजाइम के साथ अटैच होकर दोबारा वहाँ से डिटैच हो सकते हैं, यानी दोबारा वहाँ से हट जाते हैं, ये कम्प्लीटली या परमानेंटली वहाँ पर बाइंड नहीं होते। और इनका एक और नाम भी होता है, इनको आप एक्टिवेटर्स भी कहते हैं। ओके अब ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक को कोएंजाइम कहते हैं और एक को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। कहते हैं जब हमारे पास कोफैक्टर लूजली बाइंड हो किसके साथ, एंजाइम के साथ, तो उस कोफैक्टर को आप क्या कहेंगे, वो क्या है, कोएंजाइम। और अगर कोफैक्टर टाइटली, बहुत सख्ती से, कोवेलेंटली, अच्छे तरीके से बाइंड हो किसके साथ, एंजाइम के साथ, तो उसको आप क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, 9th क्लास में ये भी आपने डिस्कस किया, तो इस वजह से हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट आ जाते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ये मैंने आपको स्टार्ट में भी चीज़ बताई है कि होता क्या है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ते हैं, ई फॉर एंजाइम, एस फॉर सबस्ट्रेट। जुड़ने के बाद ये क्या बना देते हैं, ई एस कॉम्प्लेक्स। ई एस कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और इसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट पर वर्क करता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोडक्ट में, और ख़ुद यहाँ से क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है। अच्छा, अब हम जैसे डिस्कस करें कि एंजाइम काम कैसे करते हैं, इसके लिए साइंटिस्ट ने दो तरह के मॉडल्स पेश किए। एक को आप कहते हैं लॉक एंड की मॉडल, और दूसरे को आप कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। सबसे पहले लॉक एंड की मॉडल को किसने प्रेजेंट किया था, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था एमएल फिशर। ये कब की बात है, 1894 की। अब यहाँ पर आपने गौर करना है, ये साइंटिस्ट ये कहता था कि जो एंजाइम होता है वो किसके तौर पे काम करता है, लॉक, और जो सबस्ट्रेट है वो किसके तौर पे काम करता है, की। जैसे हर की का एक स्पेसिफिक लॉक होता है, या जैसे हर ताले की ख़ास चाबी होती है, इसी तरह हर एंजाइम का एक क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। अब जो सबस्ट्रेट की शेप होती है या एक्टिव साइट की, ठीक है, जो एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट होती है वो, या जो सबस्ट्रेट होता है उसकी जो शेप होती है, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे मैं आपके सामने दोबारा डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये एक एंजाइम है, और ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला, ये क्या है बच्चे, आपको आइडिया होगा, दिस इज एक्टिव साइट। अब इसके सामने दो सबस्ट्रेट हैं, एक इस शेप का है और दूसरा इस शेप का है। इसको मैं 1 कर देती हूँ, इसके 2। तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से किस सबस्ट्रेट की शेप जो है एंजाइम के अकॉर्डिंग है, तो ऑब्वियसली डेट इज़ 2। तो ये इसके साथ आके इधर क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो यही बात कह रहे हैं कि जो शेप ऑफ सबस्ट्रेट है और जो शेप ऑफ एक्टिव साइट है वो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम। यहाँ पर एक बात साइंटिस्ट ये कहता था कि एंजाइम बड़ा रिजिड है, बड़ा सख्त है, इसकी जो एक्टिव साइट है उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इसको जिस तरह की इसकी शेप है उसी तरह का सबस्ट्रेट आके बाइंड होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई और बाइंड नहीं हो सकता। यानी एक्टिव साइट इतनी रिजिड है कि ये ख़ुद को मॉडिफाई नहीं कर सकती। मॉडिफाई का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ सकता।
तो लॉक एंड की मॉडल आपको समझ आ गया है कि हमारे पास एक एंजाइम है और साथ में क्या है, सबस्ट्रेट है। ये दोनों अगर सेम शेप के होंगे तो एक दूसरे के साथ एडजस्ट होंगे, एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाएंगे, प्रोडक्ट बनेगा। अगर सेम शेप के नहीं होंगे तो ये आपस में बाइंड नहीं हो सकते। ये कौन सा मॉडल है, लॉक एंड की मॉडल। और ये मॉडल हमें यही बताता है कि एंजाइम जो होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक मतलब ये होता है जैसे एक हर लॉक की एक स्पेसिफिक की होती है, हर लॉक हर की से ओपन नहीं होता, इस तरीके से हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं होता। और एक जो एंजाइम होता है वो एक ही रिएक्शन करता है। जैसे एक एंजाइम है और वो ए और बी को आपस में जोड़ के ए बी बनाता है, तो वो यही काम करेगा, वो सी और डी को आपस में जोड़ के सी डी नहीं बनाएगा। तो इस तरह के एंजाइम्स को आप क्या कहते हैं, या दे आर नॉन रेगुलेटरी एंजाइम, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल ऐसे एंजाइम जो सिर्फ एक ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, एक ही काम करते हैं, उनको आप क्या कहते हैं, नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर डिस्कस की जाती है, डेट इज़ एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। मैंने आपको बात बताई है कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होते हैं, उसी के साथ वर्किंग करते हैं, उसी को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, हर एक के साथ ये बाइंड नहीं होते। So second model is the induced fit model. This model was presented by Daniel Koshland in 1959. आप डिफरेंस देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गैप है दोनों मॉडल्स के दरमियान, 1894 एंड दिस इज़ 1959। ये जो मॉडल है ये काफ़ी डिफरेंट है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट इज़ फ्लेक्सिबल, इट इज़ नॉट रिजिड। एक्टिव साइट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा लचकदार है। एक्टिव साइट के अंदर चेंजेस आ सकती हैं। एक्टिव साइट मोल्ड कर सकती है, ख़ुद को चेंज इंड्यूस करा सकती है। फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है, उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेनेज। ये आपकी बुक के अंदर एग्जांपल मेंशन है, तो ये आपने अच्छे से देखनी है। क्या नाम है एंजाइम का? एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेनेज। अच्छा, ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को आपस में क्या करता है, जो बाइंड करता है और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एज वेल एज इसका काम होता है कार्बोनिक एसिड को कंट्रोल करना और बाइकार्बोनेट जो आइंस बनते हैं उनको भी क्या करना, कंट्रोल करना। अब हम थोड़ा इधर ध्यान देते हैं। फॉर एग्जांपल बेटे, दिस इज़ ई फॉर एंजाइम एंड दिस इज़ सबस्ट्रेट, ठीक है। अगर आप देखें तो ये दोनों कंपैटिबल नहीं हैं, इन दोनों की शेप्स बिल्कुल भी एक जैसी नहीं है। लेकिन जो हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल है वो ये कहता है कि एंजाइम क्या करता है, अपने एक्टिव साइट के अंदर चेंज ला सकता है। क्यों ला सकता है? क्योंकि जो उसकी एक्टिव साइट है वो क्या है, हमारे पास फ्लेक्सिबल है, वो रिजिड नहीं है, वो ख़ुद को मोल्ड कर सकती है। डेट्स वाई एक्टिव साइट ख़ुद को सबस्ट्रेट के लिहाज से चेंज कर लेगी और एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो होपफुली आपको दोनों मॉडल समझ आ गए होंगे और आपको ये भी पता चल गया होगा कि दोनों मॉडल्स में क्या डिफरेंस हैं, विच मॉडल इज़ मोर अप्रोप्रिएट, कौन सा लॉजिकली ज़्यादा बेहतर तरीके से मॉडल काम करता है। ये आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ गई होंगी। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज़ भी बुक में डिस्कस की गई है, डेट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस फिट मॉडल एंड लॉक एंड की मॉडल। तो डिफरेंस आपको समझ आ गया है। इंड्यूस फिट मॉडल ये कहता है कि जो एक्टिव साइट है वो क्या है, वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, ये आप खुद को मोल्ड कर सकती है। जबकि लॉक एंड की मॉडल क्या कहता है कि जो एक्टिव साइट है वो इंतहाई क्या है, वो रिजिड है, वो खुद को चेंज नहीं कर सकता। सो ये हमारे पास हमारे डिफरेंस हैं बिटवीन इंड्यूस फिट मॉडल एंड लॉक एंड की मॉडल। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की। हमने मेटाबॉलिज्म को डिस्कस किया, एंजाइम की डेफिनेशन, एंजाइम का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने एक्टिव साइट को डिस्कस किया, हमने उसके दो रीजन्स को डिस्कस किया। फिर हमने दो इन तरह के एंजाइम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ को फैक्टर, तो एक होलो एंजाइम होता है, एक एप एंजाइम होता है। फिर हमने देखा कि एंजाइम की वर्किंग कैसे होती है। फिर हमने टाइप्स ऑफ को फैक्टर पढ़ा, इनऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक को एक्टिवेटर्स कहते हैं। ऑर्गेनिक दो तरह के होते हैं, को एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर को फैक्टर टाइटली एंजाइम के साथ बाइंड होगा तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, लूजली अटैच होगा तो को एंजाइम होगा। फिर हमने पढ़ा कि जो एंजाइम है वो कैसे वर्किंग करता है, वो कैसे फंक्शन करता है। उसके लिए दो मॉडल्स पेश किए गए, एक लॉक एंड की मॉडल था और दूसरा हमारे पास क्या था, इंड्यूस फिट मॉडल। अब बेटे ये जो टॉपिक है ये आपने प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनना है, डेट इज़ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सोचने वाली बात यह है कि एक रिएक्शन था जो विदाउट एंजाइम 10 घंटे में हो रहा था, लेकिन जब उसके अंदर हम एंजाइम डालते हैं तो वो 1 घंटे के अंदर हो जाता। तो एंजाइम के अंदर ऐसे क्या मैजिक है, ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से रिएक्शन की स्पीड इतनी तेज़ी से बढ़ जाती है? होता ये बेटे कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, उसका नाम है ए और एक का नाम है बी, वो आपस में जुड़ के क्या बनाना चाहते हैं, ए बी बनाना चाहते हैं, ठीक है।
अब ये जो रिएक्शन है इसको शुरू होने के लिए, इसको स्टार्ट होने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है जिसे क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या इसके लिए टर्म यूज़ होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्शन को शुरू होने के लिए, स्टार्टिंग के लिए चाहिए होती है। अब होता है ये बेटे कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, इसको बनाना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये नहीं, ये रिएक्टेंट्स लगे रहते हैं, एनर्जी बनती है, बहुत टाइम लगता है एक्टिवेशन एनर्जी बनने में। जब वो एनर्जी बन जाती है तो तब रिएक्शन होता है। अब इंजाइम का मैजिक ये है कि जैसे ही आप इंजाइम डाल देंगे, देयर इज़ नो नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। आप जो ताकत लगा रहे थे एक्टिवेशन एनर्जी बनाने में, वो अब आपको नहीं चाहिए। अब आप वही एनर्जी को लगा के आप रिएक्टेंट से क्या बनाएंगे, सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रोडक्ट में। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस किया गया है कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओके, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको, उनके अंदर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको जस्ट हीट चाहिए होती है। आप हाई टेम्परेचर दें, आप हीट दे दें, तो उससे हमारे पास ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, वो आपस में कोलाइड करेंगे और रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास मेन चीज़ है वो हमारे पास कौन सी है, वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की।